Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. We are now discussing in this session. We will be discussing. इसको एक मिनट में. चलिए, Bismillahirrahmanirrahim. In this session, we will be discussing how to identify multivariate outliers in SPSS. Using SPSS, we will try to identify outliers. And the method which we will be using or applying is known as Mahalanobis distance method. Mahalanobis is the name of the person and distance, but the difference between Mahalanobis distance formula and the distance formula is, generally speaking, जो हम distance formula use करते हैं वो distance measure करता है between 2 points. लेकिन यहाँ पे जो मल्टीवेरिएट आउटलायर्स के लिए जो महालनोबिस ने जो फार्मूला हमें बताया है वो ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी CDF फंक्शन से एक ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस कितना है, यानी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो जाहिर है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन से x की वैल्यू या x की किसी ऑब्जर्वेशन जो है या केस जो है वो कितना दूर है। तो अगर वो दूर है तो ये आउटलायर है, अगर दूर नहीं है तो ये आउटलायर नहीं है। तो जो रेफरेंसेस इसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं इन रेफरेंसेस को फॉलो करके, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ये इनके PDF भी डाउनलोडेबल हैं बहुत सारी वेबसाइट से, कुछ लोग फ्रीली शेयर करते हैं, वहाँ से मिल सकती हैं, या आप लाइब्रेरी से अपनी लाइब्रेरी से या परचेज करके कहीं से भी आप ये दो पहले रेफरेंसेस खास तौर पे बहुत यूजफुल है, एंड्रयू हेस और एंडी फील्ड। इसके अलावा जो IBM SPSS जो आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ एक PDF जो बुक्स होती हैं जो वो भी उसके अंदर होती हैं, वो उसकी गाइड होती है, एक मैनुअल टाइप होता है, उसमें भी इनकी डिटेल गिवन होती है। अगर आप कभी उसको भी खोल के पढ़ें तो मैं तो उसको बहुत यूजफुल मुझे तो लगती हैं, तो काफ़ी चीज़ें लर्निंग होती है हमारी जो इवन टेक्स्ट बुक से नहीं मिलती हैं डिटेल। तो बहरहाल इस लेक्चर के लिए यानी मल्टीवेरिएट आउटलायर्स के लिए बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड क्या है कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स के आउटलायर, उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी नॉर्मेलिटी को चेक करना बाय यूजिंग कर्टोसिस, क्यूनेस, क्यू प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और इसी तरह KS स्टैट्स, हिस्टोग्राम वगैरह ये हम कर चुके हैं। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मल्टीवेरिएट आउटलायर्स। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इनको अच्छी तरह से नहीं देखा या अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो ये वीडियो लिंक्स जो हैं ये मौजूद हैं, आप इनको वहाँ से यूट्यूब से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो महालनोबिस डिस्टेंस की तरफ आते हैं, ये है क्या और ये किस तरह से फंक्शन करता है। महालनोबिस डिस्टेंस जो है बेसिकली ये फार्मूला है DI, जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं, और इसको MD भी कहा जाता है, यानी महालनोबिस डिस्टेंस के नाम से। तो xi एक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल माइनस जो x बार है ये इसकी मीन वैल्यू है, और ये S इनवर्स है। S इनवर्स का मतलब यह है कि वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये पूरा एक मैट्रिक्स होता है xi माइनस x बार, क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, हम इसको इसलिए मल्टीवेरिएट आउटलायर मेजरमेंट भी कहते हैं। तो xi माइनस x बार इज सिंपल डिविएशन फ्रॉम मीन। तो ये इसका जो प्राइम लिखा हुआ है ये उसी मैट्रिक्स का, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि वेरिएबल ज्यादा हैं तो ज्यादा वैल्यूज होंगी, तो ये उसका उसी उन्हीं वैल्यूज का ये ट्रांसपोज है, यानी डिविएशन फ्रॉम मीन मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, रोज कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो ये इसका फार्मूला है जिसमें एक्चुअल डिविएशन, ट्रांसपोज ऑफ द डिविएशन और ये एन इनवर्स ऑफ द वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका स्क्वायर रूट जो है वो डिस्टेंस बनता है। SPSS ये DI स्क्वायर कैलकुलेट करता है, जिसको हम अभी करने लगे हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड जो है बेसिकली वेक्टर ऑफ मीन्स है। वेक्टर ऑफ मीन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। तो इसको सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाई है।
और ये ज़ाहिर है कि किसी बुक से ही हमने पिक्चर यहाँ पे लगाई है ताकि आपको समझाया जा सके। इसी तरह इसकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायंगुलर शेप से ही सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है बेसिकली इज़ द वेक्टर ऑफ सो मेनी मीन्स। तो अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उनका एक सेंटर और फिर उन सेंटर से फिर उनकी डेविएशन। तो इस तरीके से हम ये इसकी फ़ॉर्मूले की लॉजिक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें शामिल नहीं होगा, इट शुड बी वेरी क्लियर। और जो डाटा फाइल हम यूज करने लगे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इजीली एक्सेसिबल है और अवेलेबल है, हर सिस्टम में अवेलेबल है जिसमें SPSS IBM SPSS इंस्टॉल किया गया है। तो इस फाइल का नाम है बैंक लोन। मैं आपको इसका पाथ समझा देता हूँ। ये आप जाएंगे सी ड्राइव में ये जो प्रोग्राम फाइल्स है 86 और IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 24th वर्जन और सैंपल। ये सैंपल और सैंपल्स के अंदर जो इंग्लिश इंग्लिश में हम बैंक लोन की फाइल, ये हमारी बैंक लोन की फाइल है जिसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको ले गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे। कंट्रोल V और इसको मैंने खोला तो इसका डाटा हम यूज कर रहे होंगे। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये पुरानी फाइल है। आई थिंक आई शुड क्लोज इट डाउन बिकॉज वी विल नॉट बी यूजिंग इट एनी मोर। तो ये मेरी वो फाइल है बैंक लोन की, ये बैंक लोन का डाटा है। ये आपके पास अगर SPSS इंस्टॉल है तो उसके अंदर इस तरह से ये बहुत सारी फाइलें मौजूद हैं। ये पाथ मैंने इसलिए दिखाया कि अगर आपको असाइनमेंट में दूंगा तो आप असाइनमेंट के लिए जो डाटा लेंगे वो इसी फाइल फोल्डर से निकालेंगे। तो देखें हमने करना क्या है, हमने इनमें से इन वेरिएबल में से एक डिपेंडेंट वेरिएबल चूज करना है और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो इस मल्टीवेरिएट जो आउटलायर्स हमने फाइंड आउट करना है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अदर डेट इन 1000, यानी डेट इन 1000 रुपीज के डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। यानी बैंक्स जनरली बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं in order to determine the credit worthiness of the client या borrower। उनमें से एक एज फैक्टर है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है कि कितने साल करंट जॉब में उसके हो गए हैं, कितनी सर्विस रहती है। वो देखते हैं कि क्या ये पे बैक कर सकेगा, नहीं। इसी तरह हाउस होल्ड इनकम कितनी है जिससे उसकी पेइंग कैपेसिटी को देखा जाता है कि लोन रिटायर भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसी तरह प्रीवियस हिस्ट्री उसकी देखी जाती है, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट लाइन उसकी, कि क्या प्रीवियसली ये कभी डिफॉल्ट किया है इसने जो लोन लेने आया हुआ है क्लाइंट या नहीं। तो ये एक लॉजिकली 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कर रहे हैं और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है डेट इन थाउजेंड्स। तो देखते हैं इससे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको मैं जाऊंगा एनालाइज और इसमें रिग्रेशंस, लीनियर रिग्रेशन, और इसमें हम वेरिएबल्स जिनमें से हमने ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज, एम्प्लॉय, इनकम और क्रेडिट वर्दीनेस, या क्या उसके कि क्या प्रीवियसली इसने कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया। इन 4 वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इन द बॉक्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में शिफ्ट किया। हमने सेव करना है। सेव में आपको ये मिलेगा मालानोबिस, जिसकी डी स्क्वायर वैल्यू मैंने अभी आपको फार्मूले में दिखाई है। ये मैं दोबारा दिखा दूं, ये फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया डी स्क्वायर। तो ये वो मालानोबिस की वैल्यू है जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी बेस्ड ऑन 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंटिन्यू किया, ओके किया और इस फाइल में जाके ये MAH_A1 के नाम से ये सेव हो गया। अब क्या ये जो वैल्यूज आई हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट अगर हम करें तो ये जो थ्योरेटिकल प्लॉट है उससे ये कितनी दूर है। थ्योरेटिकल प्लॉट इसका क्या होता है, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो अगर ये उससे हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि ये जो वैल्यूज हैं इनकी एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज
और एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये एक दूसरे के करीब हैं या सेम है। लेकिन अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट द सेम एज एक्चुअल वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे कि नो, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आउटलायर। तो ये कैसे करें? अब थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक करते होते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर 5% से कम है फॉलोइंग दी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहते हैं कि वही रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर 5% से ज्यादा है तो वही एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो देखते हैं वो हम कैसे जनरेट करें। एसपीएसएस के अंदर उसकी जनरेशन का एक तरीका है। हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल, और इसका नाम हम रख देते हैं, हम यू आर फेमिलियर विद द पी वैल्यूज। पी वैल्यूज या आप रख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबैब शॉर्ट करके। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 1 माइनस वो डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिलेगी? इस लिस्ट से। ये आपको CDF फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ये मिल जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करें तो ये फिर आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा। इसके 2 क्वेश्चन है जिनको आंसर करना है। पहला ये है कि वेरिएबल का नाम बताना है। वेरिएबल हमारा जो है वो मल्टीपल आउटलायर टेस्टिंग वेरिएबल है, मालूनोबिस इसका नाम है। इसको डबल क्लिक करके हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। आगे फर्दर जो क्वेश्चन है उसका वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। 4 थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, हम उसको डिलीट कर देंगे। तो समझ लें ये MAH जो कि हमने 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मदद से हमने कैलकुलेट किया है, और क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 4 हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। तो इसको हम ये ओके करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का टेबल आ गया। अब इसमें से तलाश करेंगे कि 5% से कम कौन कौन से हैं। ज़ाहिर है कि लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप इसका सैंपल देखें तो ये सैंपल है तकरीबन 850। तो हम 850 वैल्यूज को देखने की बजाय हमारे पास एक आसान तरीका ये है कि इसका CDF या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्वांटाइल प्लॉट हम कर लें। क्वांटाइल प्लॉट मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी बता दूंगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में ये यहाँ से सिर्फ क्वांटाइल प्लॉट अगर लेना हो तो हम ये मालनोबिस डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किससे आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये हम काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करना चाह रहे हैं। हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 4 है। ये करने के बाद ओके, तो ये रिजल्ट विंडो में ये डायग्राम प्रोसेस होके आ जाएगी। तो ये हमारे पास डायग्राम आती है। अब ये इसके एक्सपेक्टेड हैं और ये एक्चुअल हैं डॉट्स। तो एक्चुअल जाहिर है कि ये बिल्कुल उसके करीब नहीं है, बहुत सारे उसके करीब भी हैं, लेकिन जो उससे दूर हैं वो पॉसिबल आउटलायर हो सकते हैं। इनको हम डबल क्लिक करके ये देख सकते हैं कि ये कौन से वैल्यूज हैं, ये कौन से केसेस हैं जिनको फिर हम बाद में करेक्ट कर लें या ड्रॉप कर दें या उनको ट्रांसफॉर्म कर लें या जो भी ट्रीटमेंट है। तो एलिमेंट्स में जाके हम यहाँ से शो डाटा लेबल्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ सिलेक्टेड को करना है तो फिर हम ये इसको, ये एक केस है जिस केस नंबर है 445। ये एक केस है, ये है। इसी तरह हम जहां भी कलेक्ट करेंगे वो केस का नंबर आ जाएगा। तो ये 4-5 केसेस मैंने हाईलाइट किए हैं। इनको हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि अब ये जाएगा नहीं। 445 देखते हैं कि ये कौन सा केस है। इसका भी तरीका मैंने पहले वीडियोस में सिखाया हुआ है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से ये डायरेक्टली वी कैन गो टू द केस। क्या है? 445 केस नंबर है। एंटर करें तो ये 445 केस है जिसका ये वाकई ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है वी आर कंपेल्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या था कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इक्वल हैं, मीट कर रही हैं, एक दूसरे से करीब नहीं है, एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन एक्चुअली वी आर रिजेक्टिंग दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूड दैट this is the possible outlier. This is not the actual value for this case is not the same as expected value. इसी तरह 751 वाला एक केस है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे
751 टाइप करके एंटर, तो ये डायरेक्टली सर्च कर देगा आपको कि कौन सा केसेस हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी लेस देन 1% या लेस देन 5% है। एक और केस कर दें 807 दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से हम ये लोकेट कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आउटलायर बताता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आउटलायर बता रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये देखें, ये हमने जो किया है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन MAH या मार्कोव इसकी वैल्यू सेम होगी। एक आप प्रैक्टिकल करके देख लें। मिसाल के तौर पे ये हमारी डाटा शीट है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मैं MAH डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके देखता हूँ। मैंने ये लीनियर रिग्रेशन में मैं गया, मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूंगा, तो कोई भी इसमें से इवन कोई रैंडमली भी आप सिलेक्ट कर लें तो आपका आंसर जो है वो कुछ बदलेगा नहीं। MAH की वैल्यू वो सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो डेट ऑन क्रेडिट कार्ड का वेरिएबल है, इसको मैंने डाल दिया, पिछला मैंने निकाल दिया। तो इसको मैं सेव प्लॉट में जाके मालूम बेस कंटिन्यू, यहाँ हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसका नाम, पहले तो हमने MAH_1 था तो हमें खुद रखना पड़ेगा, नहीं, ये सिस्टम खुद आपको करके देगा। आप देखें ये MAH2, MAH1 और MAH2 की आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें 47, इसी तरह 8.6, ये देखें 1.95, 1.95, इसी तरह कोई भी और कहीं भी ये आप ये देखें 3.107, 3.107। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो टेस्ट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप, नेचर या नेम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमने ये आउटलायर फाइंड करना हो तो उसका तरीका ये है कि जब हम रिग्रेशन रन करते हैं तो रिग्रेशन रन करते हुए, मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमने रिग्रेशन रन किया है, तो रिग्रेशन रन करते हुए आप ये जो सेव में आप गए थे, तो सेव में आप ये जो इसके ये रेसिजुअल्स हैं, अनस्टैंडर्डाइज, स्टूडेंटाइज या स्टैंडर्डाइज, इनको सेव करके इनके क्यू प्लॉट बना के आप देख लें तो वहां से पता चल जाएगा अगर इसमें क्या इसमें भी आउटलायर है या नहीं है। तो ये आउटलायर की कहानी है जिसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गोइंग बैक टू आवर लेक्चर आउटलाइन, ये हमने किया। क्यू प्लॉट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। क्यू प्लॉट क्या है? एक्चुअली क्वांटाइल जो है वो परसेंटाइल भी हो सकता है, डिसाइल भी हो सकते हैं, या क्वार्टाइल भी हो सकते हैं। तो ये क्वांटाइल एक जनरल टर्म है जिसका मतलब ये है कि आप 5th, 6th, 7th, 8th, 10th, 50th, इस तरह से आप, यानी आप इस तरह करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, आप ये प्लॉट शो करता है क्योंकि का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा अगेंस्ट एक्सपेक्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम वहां पे गए थे। एक्सपेक्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट एक खास वेरिएबल जिसका आउटलायर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट प्लॉट होता है। यानी जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट वो प्लॉट होता है और उसका कंपैरिजन हमें बताता है कि क्या ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल आउटलायर हो सकते हैं। So I think this is helpful, and please keep watching video lectures in order to clear your concept, in order to understand uh, statistics, econometrics, and the statistical tools in research method. Thank you very much.